Hello everyone. Today we are going to study part 1 of the third chapter, which is election and representation in India. In a democracy, election provide the basis of people's choice and representation. They help in the crystallization of people's interest and giving expression to them. Election decide who shall rule. Election help in formation of government. तो हम लोग देखेंगे कि आज के समय में लोकतंत्र का होना बहुत ही आवश्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक देश की सफलता इस बात पर ही डिपेंड करती है कि सही प्रतिनिधि का चुनाव हुआ है या नहीं। किसी भी बड़े लोकतंत्रों में चुनाव जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी और इलेक्शन इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव के द्वारा ही प्रतिनिधि क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे चुनाव की आवश्यकता यानी कि इलेक्शन रिक्वायर्ड। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सरकार का गठन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सरकार कानून बनाती है। जिनको हम लोग चुन रहे हैं चुनाव के द्वारा, वो हमारे लिए क्या बना रही है, कानून बना रही है। गवर्नमेंट मेक्स लॉ। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि चुनाव के द्वारा हम लोग जो है प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो कि सरकार का क्या करती है, निर्माण करती है। और सरकार जो है हमारे लिए क्या कर रही है, कानून बना रही है, और उन्हीं कानूनों के आधार पर देश की शासन व्यवस्था को चलाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि बिना चुनाव के ना सरकार बनेगी और ना ही देश के सिस्टम को क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लोकतांत्रिक देशों में चुनाव यानी कि इलेक्शन इन डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चुनाव जो है दो प्रकार से कराई जा सकती है, या तो प्रत्यक्ष चुनाव यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन, या फिर सेकंड है अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो हमारे देश में जो है डायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में जानेंगे, जो कि प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है या किया जाता है ये चुनाव। तो इसमें हम लोग देखेंगे, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें नागरिक स्वयं सरकार के काम में भाग लेती है। सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो जनता है वो सीधे तौर पर क्या करती है, सरकार का चुनाव करती है और सरकारी कामों में अपनी भागीदारी निभाती है। और सेकेंड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे क्षेत्रों में संभव है, पॉसिबल इन स्मॉल एरियाज़, यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में या ग्राम सभाओं के चुनाव में भी प्रत्यक्ष या डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही ये चुनाव किया जाता है। इसमें एक आमतौर ऐसे देखा जाए तो हाथ उठाकर भी क्या करते हैं, ये लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे क्षेत्रों में हो रहा है और छोटे जनसंख्या वाले एरिया में हो रहा है, इसलिए ऐसी विधि में ये काम आसानी से किया जा सकता है। और जिसमें नागरिक है जो भाग लेते हैं, जो ये वोटर है जो भाग लेते हैं, वो सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधि से क्या होते हैं, रूबरू होते हैं। उनको अपने प्रतिनिधि के बारे में जानने का मौका मिलता है और उनके गुणों और अवगुणों के बारे में भी वो लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में जानेंगे कि इनडायरेक्ट से नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं, चुनते हैं। तो जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें जनता जो है सीधे तौर पर भाग नहीं लेती है। इसमें हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा क्या होता है, जो इलेक्टेड पर्सन के द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव होता है। और उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड देखेंगे कि अप्रत्यक्ष चुनाव जो है बड़े क्षेत्रों में किया जाता है, इट एग्जिस्ट इन लार्ज एरियाज़ में, कि छोटे क्षेत्रों में यह संभव नहीं है। प्रत्यक्ष विधि का जो विधि से जो चुनाव किया जाता है वो छोटे क्षेत्रों के लिए संभव है, पर अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो चुनाव किया जा रहा है वो कम जनसंख्या और बड़े क्षेत्रों में करना पॉसिबल नहीं है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि चुनाव प्रक्रिया जो है वो गुप्त तरीके से होती है। इलेक्शन प्रोसेस गोज़ ऑन इन सीक्रेट, यानी कि किसी को भी पता नहीं चलता है कि हमने किसे हमने वोट दिया है, यानी कि ये गुप्त तरीके से होता है। पहले बैलेट पेपर के द्वारा ये विधि अपनाई जाती थी, पर हम लोग देखते हैं आजकल क्या होता है, ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव प्रक्रिया कराई जाती है। तो ये दो प्रकार की विधि हम लोग देखेंगे लोकतांत्रिक देशों में, एक तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में चुनाव प्रक्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, भारत में चुनाव की प्रक्रिया। तो भारत के संविधान में हम लोग देखेंगे कि चुनाव की व्यवस्था की गई है। भारत में जो चुनाव है फ्री एंड फेयर, यानी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से होती है।
यहाँ निश्चित समय में चुनाव प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिनिधि का यानी कि रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होता है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष का अर्थ होता है कि वोटर जो है बिना किसी दबाव या बिना किसी लालच की भावना की क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। और जो कैंडिडेट होते हैं वो भी स्वतंत्र होकर क्या कर सकते हैं, चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो शुरुआत में हम लोग देखेंगे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला हुआ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड में क्या किया गया, 1983 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। वर्तमान में देखेंगे कि सभी देशों में महिलाओं को क्या किया गया है, वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में हम लोग देखेंगे कि 18 वर्ष के स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार है कि ऑल मैन एंड वुमेन ऑफ 18 ईयर्स हैव द राइट टू वोट, यानी कि बिना किसी भेदभाव के जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वो वोट देने के अधिकारी हैं। और इस मामले में उनको राजनीतिक अधिकार यानी कि पॉलिटिकल राइट मिला हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 324। इसमें क्या है, इसमें जो है कि स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई। इलेक्शन आयोग या इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जो कि चुनाव कराने संबंधित कार्य करता है। और चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, वो तो हुआ था 1950 में। अब हम लोग चुनाव के विभिन्न तरीकों के बारे में जानेंगे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में चुनाव के लिए 2 प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ पर फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड सेकेंड है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, क्योंकि ये तरीके के द्वारा ही भारत में चुनाव कराई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में देखेंगे। जिस भी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलता है इस विधि में, उसे ही क्या किया जाता है, जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलता है वही जीतता है इस विधि में। और भारत में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जिसे सबसे ज़्यादा बहुमत मिला वही क्या करता है, जीत जाता है। इसमें जो उम्मीदवार होता है उसे सबसे ज़्यादा बहुमत मिल जाना चाहिए और जो उम्मीदवार 1000 लोगों में सबसे पहले आ जाए वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। मान लीजिए कि 1000 वोटर्स हैं और 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और यदि कोई भी उम्मीदवार जो है 500 वोटों को प्राप्त कर लेता है और चुनाव जीत सकता है, यानी कि उससे जो उसके बाद वाले को मान लीजिए 450 मिला या 400 मिला, तो वो क्या हो गया, एक तरह से चुनाव हार गए। पर जिसको 500 मिला है यानी कि सबसे ज़्यादा बहुमत मिला है वो क्या करता है, चुनाव जीत जाता है। और इस प्रणाली में वोटों की गिनती करना आसान होता है और यह प्रणाली आसानी से समझ में भी क्या हो जाती, आ जाती है। जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वही उम्मीदवार जीत जाता है। भारत में इसी प्रणाली के द्वारा लोकसभा के एमपी को हम लोग चुनते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्यों की विधानसभा में एमएलए को चुना जाता है और लोकल गवर्नमेंट के चुनाव में भी यही सिस्टम अपनाया जाता है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा लोकसभा एमपी, स्टेट लेजिस्लेटिव के एमएलए को लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, ग्राम पंचायत के जितने भी लोग होते हैं उनको इसी विधि के द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। अब हम लोग इस प्रणाली की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि क्या विशेषता है इस प्रणाली की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जनता को समझने में आसानी होती, ईजी फॉर द जनरल पब्लिक टू अंडरस्टैंड। और सेकंड हम लोग देख रहे हैं मतदाता अपनी रुचि के अनुसार चुनता है, वोटर्स चूज इन अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। और मतदाता उम्मीदवार के गुणों के बारे में जान सकते हैं, वोटर्स कैन नो अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर क्या है, जनता को समझने में भी आसानी हो रही है कि जो किस तरह वोट देना है और जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिल रहा है वो जीत रहा है। और इसमें मतदाता क्या कर सकते हैं, अपनी रुचि को भी प्रकट कर सकते हैं, यानी कि उसको पता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। यहाँ पर वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, उसका जो इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग वो अपने उम्मीदवार को पसंद के अकॉर्डिंग उसको चुन सकता है और जनता को जो अच्छा लगता है उसे चुन लेते। और मतदाता भी जो है कि उम्मीदवार के गुणों के बारे में जानता है कि क्या गुण है, क्या अवगुण है, इसलिए यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को चुनने में भी क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। कि साधारण बहुमत प्रणाली के द्वारा हम लोग देखेंगे कि चाहे एमपी हो, एमएलए हो या लोकल गवर्नमेंट हो, जिसे सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है वही क्या करता है, वोट जीत जाता है या इलेक्शन जीत जाता है। तो इस
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि ये आसानी से इसमें चुनाव विधि जो होती है बहुत सरल होती है और इसमें किसी तरह का जो है कठिनाई देखने को भी नहीं मिलता है, इसलिए इस विधि को क्या किया गया, भारत में अपनाया गया है। अब हम लोग सेकेंड मेथड देखेंगे जो कि चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, तो ये है समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो यह मेथड जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें छोटी पार्टियों को भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। इसमें पार्टियों को मौका मिलता है और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में क्या होता है, किसी एक पर्सन को मौका मिलता है। तो इसमें जो है पूरे क्षेत्र को या देश को क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ 5 पार्टियाँ चुनाव में खड़ी हो रही हैं और सभी पार्टियों को कुछ ना कुछ परसेंट में वोट मिलता है, किसी को 50, किसी को 40, किसी को 25, किसी को 15। तो इस आधार पर उनको परसेंटेज के अकॉर्डिंग वोट मिला है और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वही जीतता है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जिस पार्टी को जितनी सीट मिली है उतना ही परसेंट उनको क्या मिलेगा, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन का मौका भी मिलेगा। मतलब जिसको ज़्यादा परसेंटेज मिला है, वोटों जितना ज़्यादा परसेंट मिला है उनको उतना ज़्यादा पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा। यहाँ किसी पर्सन को देखकर वोट नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ पर क्या किया जाता है, पार्टी की क्वालिटी को देखकर वोट दिया जाता है। और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि क्या किए जा सकते हैं, चुने जा सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी को वोट के प्रतिशत के अनुपात में क्या मिल जाता है, सीट भी मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश विशेषज्ञ थे, उनका नाम था थॉमस हेयर। और थॉमस हेयर के ने ही क्या किया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का वर्णन किया है, इसलिए इसे हेयर सिस्टम भी कहा जा सकता है। और इस प्रणाली में को हम लोग देखेंगे कि 2 प्रकार से इन्होंने इसका वर्णन किया है। इसमें एक है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एंड सेकेंड है सूची प्रणाली यानी कि लिस्ट सिस्टम। तो अब हम लोग जानेंगे ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में, ये क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 या 3 से अधिक प्रतिनिधि क्या किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाएंगे और एक वोटर को वोट तो एक ही मिलेगा, यानी कि एक वोटर जो है वो एक ही वोट क्या करेगा, देगा। मगर जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको उतना प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि एक वोटर जो है वो एक ही वोट देगा पर प्रेफरेंस हर एक प्रत्याशी को दिया जाएगा। तो कैसे ऐसा होगा ये मैं बताऊँगी आप लोगों को। जैसे कि एक क्षेत्र से जो है 4 उम्मीदवार हैं, तो जो वोटर है वो 4 प्राथमिकताएं यानी कि 4 प्रेफरेंस क्या कर सकता है, दे सकता है। जैसे वोटर जिस प्रत्याशी को जो है या जिस कैंडिडेट को है जो योग्य समझेगा उसके नाम के आगे क्या कर देगा, नंबर 1 डालेगा। और इसी प्रकार अपनी पसंद के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अन्य कैंडिडेट के नाम के आगे 2, 3, 4 मतलब कि जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए उस क्षेत्र से उसके अकॉर्डिंग वो नंबरिंग कर सकता है। तो एक वोटर कि उतनी ही प्राथमिकताएं होंगी या उतना ही प्रेफरेंस होगा जितने की प्रत्याशी हैं, परंतु गिनती फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। और फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे ज़्यादा जिसको मिलता है, जो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है वही क्या होता है, जीत जाता है। और भारत में इस प्रणाली का प्रयोग किस में होता है, राज्यसभा में, राज्यों की विधानसभा में और राज्यों की विधान परिषद में तथा राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग देखेंगे कि इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। राज्यसभा में जिनका चुनाव किया जाता है, मतलब कि हम लोग जिनको प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधियों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, ये इसी विधि से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विधि से राज्यसभा में चुनाव होता है। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि राज्यों की विधानसभा में भी इसी का प्रयोग किया जा रहा है और प्रेसिडेंट के चुनाव में भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जो है वो सबसे सरल विधि है चुनाव प्रणाली की, इसलिए भारत में ये सिस्टम अपनाई गई है। और प्रोपोर्शनल सिस्टम को मतलब कि राज्यसभा, राज्य विधान परिषद और राष्ट्रपति के चुनाव में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।